विक्रम अपने ऑफिस पहुंचा तो सभी लोग उसे शादी के लिए बधाई देने लगे। वह सोचने लगा कि इन लोगों को कैसे पता चला मेरी शादी के बारे में। उसकी नजर अब एक एम्प्लॉय के हाथ में लगे न्यूज़पेपर पर पड़ी, जिसमें उसकी शादी की खबर छपी हुई थी। ये देख विक्रम मन ही मन मुस्कुरा दिया। अच्छा है कि अब सबको पता है कि विविधा अब मेरी है। उसने देखा कि एम्प्लॉयज उससे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन झिझक रहे थे। वह समझ चुका था कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। जानता हूँ आप लोग मेरी वाइफ से मिलना चाहते हैं। जल्द ही आप सभी से मिलवाऊंगा। फिलहाल अभी आप अपना काम करें। सभी एम्प्लॉयज आपस में बड़बड़ाते हुए वापस अपनी सीट्स पर जाने लगे। सर को कैसे पता चला कि हम उनकी वाइफ से मिलना चाहते हैं? बॉस है हमारे, सब पता होता है इनको। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि विक्रम सर शादी भी करेंगे। पता नहीं किस बेचारी की किस्मत फूटी है इनसे शादी कर। सर उसे भी पंक्चुअलिटी का लेक्चर दे देकर परेशान कर देंगे। अच्छा, लव मैरिज है या अरेंज? पता नहीं, न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ तो मेंशन नहीं है, बस शादी का ही मेंशन है। हाँ, लड़की का फोटो भी नहीं है। सब कुछ एकदम छुपा कर किया है सर ने। फिर भी अरेंज मैरिज ही होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की ऐसे खड़ूस इंसान से प्यार करेगी। हाँ, होगी बेचारी, मजबूर। भगवान इनकी बीवी को इनका गुस्सा सहन करने की शक्ति दे, वरना वह इतनी अच्छी हो कि इन्हें बदल कर रख दे और पहले जैसा बना दे। विविधा अपने माँ बाबूजी के साथ बैठी बातें कर रही थी और आरुषि उनके पास बैठी उनकी फैमिली फोटोज देख रही थी। ब्रजेश जी बोले, तो कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन उस घर में? सब ठीक है ना बेटा? तुम खुश तो हो? कल सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछना ही भूल गया। छवि जी, जो जानती थी कि विविधा के दिल में विक्रम के लिए क्या है और वह तो जाहिर तौर पर बहुत खुशी होगी, मुस्कुराते हुए बोलती है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी बेटी उस घर में बहुत खुश रहेगी। वहाँ सभी लोग इतने अच्छे जो हैं, और विक्रम हमेशा हमारी विविधा का ख्याल रखेगा, है ना विविधा? विविधा ने हाँ में सर हिला दिया। ब्रजेश जी उठ खड़े हुए। चलो तुम दोनों माँ बेटी बातें करो, मैं दुकान जाता हूँ और दोपहर में मार्केट आ जाना तुम तीनों। अचानक से शादी हुई तो कुछ खरीदारी भी नहीं कर पाए शादी के लिए। आज अपनी बेटी के लिए खूब सारी शॉपिंग करेंगे और अपनी इस नन्ही सी गुड़िया आरुषि के लिए और हमारे दामाद जी के लिए भी बहुत सारी खरीदारी करेंगे। विविधा सोचने लगे कि उस राक्षस को अपने साथ ले जाकर मूड क्यों खराब करना, बस कमियां ही निकालता रहेगा। विविधा बोलती है, बाऊजी विक्रम के लिए क्यों शॉपिंग करनी? उनको जो चाहिए खुद खरीद लेंगे। ब्रजेश जी बोले, ये सब देना होता है बेटा, अब वो भी हमारे घर का हिस्सा है और उसका एहसान तो हम जिंदगी में कभी नहीं चुका सकेंगे। विविधा तुनक कर बोली, अपने दामाद के लिए कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारे पास फालतू पैसे नहीं है बर्बाद करने के लिए किसी पर भी। यह सुनकर आरुषि, ब्रजेश जी और छवि जी हंस पड़े। ब्रजेश जी ने विविधा को छोटा गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं कहते दामाद जी के बारे में। अरे हमारा भी तो फर्ज बनता है उनके लिए कुछ करने का। अपनों को क्या हम तोहफे नहीं देते? हमारे लिए जैसी तुम हो वैसे ही वह भी है। और आरुषि बिटिया के सामने उसके भाई की शिकायत कर रही हो तुम। इसने उनको बता दिया तो फिर अच्छी खबर लेंगे तुम्हारी। विविधा ने आरुषि की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, आरुषि अपने भाई से कुछ भी नहीं कहेगी, क्योंकि यह हमेशा से मेरी टीम में है ना आरुषि? आरुषि उठकर उसके पास आ गई। हाँ भाभी, हम दोनों हमेशा एक टीम में रहेंगे। उन दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई दिया और हंसने लगे। ब्रजेश जी शॉप के लिए निकल गए। छवि जी गुस्सा होकर बोली, यह गलत बात है विविधा, विक्रम बहुत अच्छा लड़का है। आरुषि को अभी से ये सब मत सिखाओ कि तुम्हारी या विक्रम की टीम अलग अलग है। अब तो जो कुछ भी है तुम दोनों का साझा ही है। विविधा बोली, ओ तो आपको बुरा लग रहा है अपने दामाद के लिए? एक दिन में ही अपनी बेटी को पराया कर दिया और उस खड़ूस को अपना बना लिया। छवि जी बोली, अब क्या करूं, विक्रम है ही लाखों में एक।
विविधा नाराज हो उठ खड़ी हुई। चलो आरुषि, तुम्हें अपना घर दिखा दूं। यहाँ तो लोग पल पल में पार्टी बदल लेते हैं। उस ड्रैकुला ने मुझसे मेरी माँ छीन ली है। इस बात का हिसाब तो उसे मुझे देना ही होगा। छवि जी हंसने लगे। यह तो बता दे कि कब तक छोड़ा है तुझे दामाद जी ने यहाँ। विविधा बोली, वह कौन होता है मुझे छोड़ने ना छोड़ने वाला? काका ने कहा है कि कल आराम से आना, तो रात को यहीं रुकने वाली हूँ और मैं खूब सारी बातें करूंगी आप लोगों से। छवि जी बोली, ठीक है, अब मैं खाना बनाती हूँ। दोपहर के खाने के बाद से शॉपिंग के लिए भी तो जाना है, क्योंकि फिर लौटने में शाम हो जाएगी। विविधा बोली, आप आराम करो और आरुषि का ख्याल रखो, खाना मैं बनाती हूँ। छवि जी के मना करने के बावजूद भी विविधा किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। विक्रम अपने केबिन में बैठा था। उसका आज किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वह बार बार यही सोच रहा था कि विविधा अभी घर पर क्या कर रही होगी। जरूर मेरी बुराई कर रही होगी। कल तक उससे लड़े बिना कैसे रहूंगा? क्या करूं? अब तो गिफ्ट की भी टेंशन है। गिफ्ट के लिए किससे पूछूं कि क्या देना चाहिए? हाँ, नेट पर सर्च करता हूँ, वहां कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिल ही जाएगा। 1 घंटे सर्च करने के बाद भी विक्रम को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या गिफ्ट दे विविधा को। उसने कुछ तय किया कि वह क्या देगा विविधा को और मुस्कुरा उठा। खूब सारी गप्पे लड़ाने के बाद और खाना खाने के बाद आरुषि, छवि जी और विविधा ब्रिजेश जी की दुकान पर पहुंची। दुकान को नौकर के हवाले कर ब्रिजेश जी उनके साथ शॉपिंग के लिए निकल गए। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए जो भी अरमान देखे थे, वह सब पूरा करने की हसरत दोनों माँ बाऊ जी के दिल में थी। सभी सबसे पहले ज्वेलरी शॉप पर जा पहुंचे। विविधा उन लोगों का खर्चा बचाने के लिए बोली, माँ, बाऊजी, आप एक काम करो कि आरुषि को दिलवा दो जो कुछ भी उसे चाहिए। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। ब्रिजेश जी बोले, पहले देख तो ले बेटा। विविधा ने मन बना लिया था कि वह हर चीज को मना कर देगी और कह देगी कि उसे कुछ भी ज्वेलरी पसंद नहीं आई। ब्रिजेश जी बोले, विविधा बेटा, तुम एक बार फोन करके दामाद जी से पूछ लो कि वो आज फ्री है क्या। अगर हो तो थोड़ा उसकी पसंद का भी कुछ ले लेते उसके लिए। विविधा ने सोचा कि अगर विक्रम को बोला तो वो भाव खाएगा, और अगर आ भी गया तो माँ बाऊजी के सामने फिर कोई नाटक करेगा शरीफ बनने का। बाऊजी, उन्हें बहुत काम है, छोड़ो ना, फिर कभी बुला लेंगे उन्हें। ब्रिजेश जी बोले, ऐसा भी क्या जरूरी काम है? कल ही नई नई शादी हुई है तुम दोनों की, एक बार फोन तो करके पूछ ले। विविधा ने आफत सिर से टालने के लिए विक्रम को फोन करने का झूठा नाटक किया। हेलो, वो बाऊजी पूछ रहे थे कि आप आज फ्री हैं क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं है, वो बस शॉपिंग के लिए बुला रहे थे। हम मार्केट में है ना अभी। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, मैं बोल दूंगी उन्हें, आप इत्मीनान से काम करिए। विविधा ने फोन रख ब्रिजेश जी की तरफ देखा। बाऊजी, उनकी आज बहुत जरूरी मीटिंग है तो वो नहीं आ सकते, माफी मांग रहे हैं। ब्रिजेश जी बोले, कोई बात नहीं, फिर कभी देख लेंगे। सभी अभी गहने वगैरह देखने में बिजी ही थे कि उनके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। उन चारों ने उस ओर देखा तो एक तरफ काउंटर के सामने विक्रम फोन पर बिजनेस रिलेटेड बातें करता दिखाई दिया। उसे वहां देख जहां एक और आरुषि खुश हो गई, तो विविधा के पेरेंट्स और वह खुद हैरान थी कि यह यहाँ क्या कर रहा है। ब्रिजेश जी बोले, दामाद जी की तो आज मीटिंग थी ना, कुछ देर पहले तो यही कहा था इन्होंने। विविधा अपनी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह छुपाने लगी और बड़बड़ाने लगी, ये आदमी मुझे चैन से जीने नहीं देगा। बिजनेसमैन है या सेल्समैन जो यहाँ घूम रहा है? अब क्या बोलूंगी मैं बाऊजी से। छवि जी बोली, यही तो मेरे समझ में नहीं आया, पर अच्छा ही है कि दामाद जी तो खुद ही यहाँ आ गए, अब इन्हीं की पसंद का ले लेंगे कुछ। ब्रिजेश जी बोले, हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ। विविधा बड़बड़ाने लगी कि इसे भी अभी आना था यहाँ।
अब माँ बाबूजी का खर्चा बढ़ जाएगा बहुत, क्योंकि इस महिषासुर को कोई भी चीज अपनी हाई क्लास के हिसाब से ही पसंद आएगी। फिर ऊपर से मेरा झूठ भी पकड़ा जाएगा। विविधा के पेरेंट्स विक्रम का ध्यान अपनी तरफ खींचते उससे पहले ही आरुषि दौड़कर विक्रम के पास पहुंच गई और उसका हाथ थाम मुस्कुराने लगी। भाई! विक्रम ने मुड़कर आरुषि की ओर देखा। उसे वहां देख वह चौंका। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी विविधा के पेरेंट्स वहां आ पहुंचे। ये हमारे साथ यहाँ आई है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं दामाद जी? विक्रम ने जब विविधा समेत सभी को वहां मौजूद देखा तो दंग रह गया और सोचने लगा कि इन्हें भी अभी यहाँ आना था। अब कैसे बताऊं इनको कि इनकी सुपुत्री के लिए तोहफा लेने आया था। इन लोगों के सामने तो ऑकवर्ड होना पड़ेगा, ऊपर से ये विविधा भी मेरी टांग खिंचाई करेगी। ब्रजेश जी बोले, ये गलत बात है बेटा। जब हमने साथ शॉपिंग चलने के लिए कहा तो आपने कह दिया कि मीटिंग है, और 5 मिनट भी नहीं हुए कि आप यहीं आ गए। विक्रम यह सुन चौंका। मैंने कब कहा कि मेरी मीटिंग है? ब्रजेश जी और छवि जी एक दूसरे को अचंभे से देखने लगे। ब्रजेश जी ने पीछे एक कोने में खड़ी विविधा की तरफ इशारा करके विक्रम से कहा, इससे अभी फोन कराया था मैंने कि आपको शॉपिंग के लिए बुला ले हमारे साथ, ताकि आपको जो पसंद हो वो ले सको। हमने अभी तक आपको कोई तोहफा नहीं दिया, तो सोचा था कि आज ही ये काम भी खत्म कर लेते हैं। विविधा ने हमारे सामने आपको फोन करके पूछा था, लेकिन फिर इसने कहा कि आपकी मीटिंग है। विक्रम ने खुद से नजरें चुराती विविधा को देखा तो समझ गया कि ये गड़बड़ उसकी ही है। विविधा ने विक्रम को कुछ न बोलते सुना तो नजर उठा उसकी ओर देखा। वह उसे ही रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखे जा रहा था। विविधा विक्रम से नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगी और सोचने लगी कि पता नहीं ये राक्षस अब क्या सोच रहा है। अगर इसने बाबूजी से कह दिया कि मैंने झूठ बोला है तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे। विक्रम चौंकने का नाटक करते हुए विविधा से बोला, क्या तुमने बाबूजी से कहा कि मेरी मीटिंग है? विविधा घबराई हुई सी विक्रम को देखने लगी और इशारे से उसे मना करने लगी कि वह कुछ न कहे। ब्रजेश जी हैरान हो बोले, क्या आपकी मीटिंग नहीं थी दामाद जी? विक्रम मुस्कुरा दिया, नहीं मीटिंग नहीं थी, लेकिन मैंने ही विविधा से झूठ बोला था क्योंकि मैं इसके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट लेना चाहता था, पर देखिए ना, रंगे हाथों पकड़ा गया। यह सुन विविधा के माँ बाबूजी हंसने लगे। विविधा सोचने लगी कि ये यहाँ आया क्यों है? क्या वाकई ये मेरे लिए गिफ्ट लेने आया था या रंगे पकड़े जाने पर बहाना बना रहा है? विक्रम बोला, और हाँ, आप लोगों के लिए जैसी विविधा है वैसा ही मैं हूँ, तो आप लोग मुझे आप ना कहा कीजिए। ब्रजेश जी ने आगे बढ़ विक्रम को गले से लगा लिया। मेरे तो नसीब ही खुल गए जो दामाद के रूप में तुम्हारे जैसा बेटा मिल गया। जरूर कुछ पुण्य कर्म किए होंगे मैंने, तभी तुम मिले हो। विक्रम ने विविधा की ओर कुछ इस तरह देखा जैसे कह रहा हो कि देख लो, तुम्हारे घर वाले मुझे कितना पसंद करते हैं। विविधा ने उसे इग्नोर करते हुए दूसरी ओर देखना शुरू कर दिया, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। विक्रम ने ब्रजेश जी की ओर देखा। बाबूजी, अगर आपको कुछ ऐतराज ना हो तो क्या मैं अपनी बीवी को कुछ वक्त के लिए अपने साथ दूसरी तरफ ले जा सकता हूँ? वह काका ने कहा था कि अपनी वाइफ को गिफ्ट देते हैं, तो मैं यहाँ पर विविधा के लिए कुछ लेने आया था। अभी यह यहाँ है तो इसी की पसंद का ले लेता हूँ कुछ। ब्रजेश जी और छवि जी ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। फिर ब्रजेश जी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो हमारी बेटी पर तुम्हारा भी पूरा हक है। तुम अपना ये काम खत्म कर लो, तब तक हम लोग भी कुछ देख लेते हैं तुम लोगों के लिए। फिर तुम आकर अपनी पसंद का ले लेना उनमें से कुछ भी। विक्रम चौंका। अपनी पसंद का मतलब? छवि जी बोली, बेटा अब तुम इस घर के सदस्य हो, कल तुम्हें हम कुछ नहीं दे पाए, अब कम से कम प्यार से जो कुछ भी खरीद रहे हैं थोड़ा बहुत तो ले लो। विक्रम बोला, लेकिन ब्रजेश जी बोले, बस बेटा अब कोई और बहस नहीं होगी, इतनी सी बात तो तुम्हें हमारी माननी ही होगी।
विक्रम बोला, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, लेकिन पसंद मेरी ही होगी। ब्रजेश जी खुश होते हुए बोले, मंजूर है। विक्रम विविधा को अपने साथ एक काउंटर पे ले गया और वहां एक मिरर के सामने बैठा दिया। आरुषि विक्रम का इशारा पा उसकी ओर चलने को हुई कि छवि जी ने उसे रोक लिया। तुम हमारे साथ ही रुको बेटा और बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है। विक्रम ने वहां से नजरें हटा अपने सामने खड़ी एक खूबसूरत सेल्स गर्ल को विविधा को नेकलेस दिखाने को कहा। विविधा ने देखा कि वह सेल्स गर्ल बार बार विक्रम की ओर मुस्कुराते हुए देख उसे ही नेकलेस दिखा रही थी, तो उसे बुरा लग गया। वह जब भी कोई नेकलेस विक्रम को दिखाती तो उस दौरान उन दोनों के हाथों की उंगलियां कभी कभी एक दूसरे से टच हो जाती थी। विविधा गुस्से से बड़बड़ाने लगी, साफ पता चल रहा है कि वह लड़की मन से चेप होने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस आदमी के अंदर का ड्रैकुला बस मेरा खून पीने के लिए ही जागता है। दरअसल विक्रम सब समझ रहा था, लेकिन विविधा के चेहरे पर जलन के भाव देख उसने सेल्स गर्ल को कुछ नहीं कहा ताकि विविधा को कुछ और देर जला सके। कुछ समय बाद विक्रम ने खुद ही उस सेल्स गर्ल से कह दिया, आप मुझे नहीं मेरी वाइफ को दिखाइए। विविधा को थोड़ी तसल्ली तो हुई इस बात से, लेकिन गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। उसका पति कोई पब्लिक प्रॉपर्टी थोड़ी है कि हर कोई उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करे। वह सेल्स गर्ल जिस भी खूबसूरत नेकलेस की तारीफ करते हुए विविधा के सामने रखती, वह उसे मना कर देती। उस लड़की के साथ साथ विक्रम भी परेशान था कि ऐसा भी क्या हो गया जो विविधा को इतनी सुंदर सुंदर डिजाइन पसंद नहीं आ रही। 10 मिनट बाद ही वो सेल्स गर्ल परेशान हो विक्रम की तरफ मदद की उम्मीद से देखने लगी। विक्रम विविधा को अपने साथ एक तरफ ले गया और नाराजगी को छुपाने की कोशिश करते हुए बोला, क्या बात है विविधा, यह कैसी हरकतें कर रही हो तुम? वह बेचारी तुम्हें कितने अच्छे अच्छे डिजाइन दिखा रही है, लेकिन तुम हर किसी में कमी निकाल रही हो। विविधा बेरुखी से बोली, तो मैंने कहा था तुम्हें कि मुझे गिफ्ट दिलाओ। नहीं ना, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कोई गिफ्ट, नहीं है मेरा मन। विक्रम बोला, तुमसे पूछा नहीं है मैंने कि चाहिए या नहीं, बता रहा हूं, लेकिन मुझे क्यों दिला रहे हो? विक्रम अचंभे से उसे देखने लगा। अजीब लड़की हो तुम, बीवी हो मेरी तुम, तुम्हें नहीं दिलाऊंगा तो और किसे दिलाऊंगा? विविधा बोली, वह सब मुझे नहीं पता, बस मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। विविधा वहां से जाने लगी कि विक्रम की धीमी लेकिन गुस्से से भरी आवाज ने उसे रोक लिया। विविधा को याद आया कि यहाँ पर उसके पेरेंट्स भी हैं। अगर विक्रम ने सभी के सामने गुस्सा कर दिया तो गजब हो जाएगा। अगले ही पल विक्रम को भी याद आया कि वह कहाँ खड़ा है। उसने खुद को शांत किया और मुस्कुराकर विविधा से बोला, चुपचाप जाकर वापस बैठो और कुछ पसंद करो, वरना मैं अभी जाकर तुम्हारे बाबूजी को बता दूंगा कि तुमने उनसे झूठ बोला था कि मैं मीटिंग में हूँ। विविधा बोली, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? विक्रम बोला, हाँ, क्योंकि तुम मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रही हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। विविधा पैर पटकते हुए वापस अपनी जगह पर जा बैठी। विक्रम भी चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए उसके पास आकर खड़ा हुआ। विविधा ने उस सेल्स गर्ल को देखा जो अभी भी विक्रम को ही बार बार देखे जा रही थी। उसे जलाने के लिए विविधा ने विक्रम की ओर देखा और बड़े प्यार से कहा, तुम्हें पता है ना विक्रम कि तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है, तो तुम्हें कौन सा पसंद है इन सारे सेट्स में से? विक्रम विविधा के बदले रंग को देख समझ गया कि अब विविधा के दिमाग में क्या फितूर चढ़ा है। उसने एक बड़ा ही खूबसूरत चोकर वाला नेकलेस उठा विविधा की ओर बढ़ा दिया। ये वाला देखो कैसा है? विविधा उस नेकलेस को देख मन ही मन मुस्कुरा उठी, क्योंकि उसे भी वो नेकलेस पहली ही नजर में पसंद आ गया था। वह सेल्स गर्ल जैसे ही विविधा को वह नेकलेस पहनाने के लिए आगे बढ़ी कि विविधा ने उसे रोक विक्रम से कहा, आपकी पसंद है तो आप ही पहना दीजिए। विक्रम हैरान सा उसे देखता रह गया। वह समझ नहीं पाया कि विविधा सच में उसे ऐसा करने को बोल रही है या बस उस सेल्स गर्ल को सुनाने के लिए। लेकिन अगले ही पल में विविधा को अपने बालों को एक तरफ करते देख विक्रम समझ गया कि उसे सच में विविधा को यह नेकलेस पहनाना है। विक्रम आगे बढ़ा और विविधा को नेकलेस पहनाने लगा। विविधा का ध्यान जो कुछ देर पहले तक उस सेल्स गर्ल पर था,
विक्रम की ओर आ गया। जो उसके पीछे खड़ा हुआ उसे वो नेकलेस पहनाने लगा था। विक्रम की नजदीकी से विविधा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह खुद को ही कोसने लगी कि उस सेल्स गर्ल को जलाने के चक्कर में उसने अपने लिए ही मुसीबत मोल ले ली है। पीछे दूर बैठे विविधा के माँ बाबूजी खुश हो उन्हें देख रहे थे, क्योंकि उनकी बेटी को इतना ख्याल रखने वाला पति जो मिला था। विक्रम ने विविधा के सामने रखे मिरर में जब उसके चेहरे पर आए असहजता के भाव को देखा तो मन ही मन विविधा की बेवकूफी पर हंस पड़ा कि जब इतना कुछ बस का है ही नहीं तो बोला ही क्यों। वह विविधा को नेकलेस पहनाते हुए उसकी गर्दन पर बड़े प्यार से अपनी उंगलियों से छू जाता, जिससे विविधा और भी ज्यादा असहज हो जाती। विक्रम को उसे परेशान करने में मजा आने लगा। उसने विविधा के मना करने के बावजूद भी उसे 3-4 नेकलेस और पहनाए। विविधा समझ रही थी कि विक्रम उसे जानबूझकर तंग कर रहा है, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। विक्रम ने चोकर वाले के साथ साथ 3 बड़े ही खूबसूरत नेकलेस सेट ले लिए। विविधा ने धीरे से विक्रम को टोका, इतने सारे और इतने महंगे सेट लेने की क्या जरूरत है? विक्रम बोला, जरूरत है तभी ले रहा हूं। अपनी वाइफ के लिए मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। वह सेल्स गर्ल उन चारों सेट्स को लेकर पेमेंट काउंटर की ओर बढ़ गई। विविधा ने जल्दी से अपने चारों ओर देखा कि दुकान में मौजूद लोगों में से कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। रास्ता साफ देख उसने अपनी सैंडल विक्रम के पैर पर जोर से मारी। विक्रम ने अपना दर्द छुपाते हुए उसे घूरा। ये क्या तमीज है तुम्हारी? मारा क्यों? विविधा बोली, तुम तो बात ही मत करो तमीज की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? सब नोटिस किया मैंने कि कैसे तुम मुझे नेकलेस पहनाते हुए बार बार ही गर्दन को छू रहे थे। आइंदा ऐसी हरकत की तो ये उंगलियां ही तोड़ दूंगी तुम्हारी, समझे? विक्रम अपने पैंट्स की पॉकेट्स में हाथ डालकर गंभीर चेहरा बना खड़ा हो गया। एकदम ट्यूबलाइट हो तुम। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे साथ कोई शरारत कर रहा था, या तुम पर प्यार आ रहा था इसलिए तुम्हारी गर्दन को छू रहा था? बिल्कुल गलत। सच तो ये है कि मेरा मन कर रहा था कि तुम्हारी गर्दन ही दबा दूं, लेकिन बड़ी मुश्किल से खुद को रोक सका मैं। विविधा अचंभे से उसे देखने लगी। क्या? विक्रम विविधा को वहीं छोड़ पेमेंट काउंटर पर आ गया और कुछ बातें करने के बाद वापस गया। विविधा इतने में अपने पेरेंट्स के पास पहुंच चुकी थी। आरुषि ने उसे और पीछे से आते विक्रम को अपने लिए पसंद किए इयररिंग्स दिखाने उसकी तरफ कर दी। बेटा, हमें तो ये पसंद आई है तुम्हारे लिए, तुम्हें कैसी लगी? विक्रम बोला, अच्छी है। विविधा सोच में पड़ गई कि ये तो बहुत महंगी होगी। अगर ऐसा ही हाल रहा तो कहीं माँ बाबूजी अपनी सारी सेविंग्स मेरे लिए ही खर्च ना कर दे। छवि जी बोली, यहाँ और भी बहुत सारी डिजाइन है विक्रम बेटा, तुम उन्हें भी देख लो। विक्रम बोला, नहीं, यही वाली सही है। विविधा गुस्से से विक्रम को घूरने लगी। इसे नहीं पता क्या कि मेरे माँ बाबूजी इसकी तरह अमीर नहीं है? कोई हल्की फुल्की चेन ही ले लेता तो क्या चला जाता इसका? सोने का भाव भी तो कितना ज्यादा है, लाख भर से क्या कम की होगी भला? माँ बाबूजी को भी तो हिसाब से चलना चाहिए ना। अब बाबूजी ने विविधा से कहा कि वह भी अपने लिए सोने की चूड़ियां, इयररिंग्स और नेकलेस देख ले अच्छा सा। वो दोनों अपनी बेटी पर अपना सब कुछ लुटा देना चाहते थे। आज विविधा को अपनी जिंदगी में सेटल देख उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने अब जानबूझकर एक हल्का सा नेकलेस ले लिया। ये सही रहेगा, मुझे यही पसंद है। माँ, आपको तो पता है ना कि मैंने पहले कभी हैवी ज्वेलरी नहीं पहनी, तो मैं कैरी नहीं कर पाऊंगी। छवि जी बोली, लेकिन बेटा, पहले नहीं पहना तो क्या हुआ, अब तो पहननी चाहिए ना। विक्रम के साथ उठने बैठने वालों से जब मिलोगी तो वो लोग क्या सोचेंगे? विक्रम बोला, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। विविधा, ऐसी ज्वेलरी से तो मेरी रेपुटेशन पर दाग लग सकता है, तुम कोई हैवी ज्वेलरी देखो। ब्रजेश जी ने अब खुद ही विविधा के लिए हैवी नेकलेस, चूड़ियां और कानों के झुमके निकाल कर रख लिए। बहुत सोचती है बेटा तू भी, हमारा सब कुछ तेरा ही तो है। विविधा सोचने लगी कि लग गया 5-6 लाख का चूना। उसे विक्रम पर बहुत गुस्सा आने लगा।
कि क्या जरूरत थी उसे माँ की बात में सहमति जताने की। वह परेशान से अपने माँ बाबूजी को देखने लगी। एक बार को तो उसका मन हुआ कि विक्रम से कहकर सारी पेमेंट करवा दे, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसके माँ बाबूजी बहुत खुददार हैं। वो इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। उसने विक्रम को गुस्से में मैसेज किया कि उसे क्या जरूरत थी माँ बाबूजी से फिजूल खर्ची करवाने की। क्या वो अपना दहेज वसूल कर रहा है उसके पेरेंट्स से? विक्रम ने अपना फोन चेक किया और मैसेज पढ़ मुस्कुराते हुए रिप्लाई दिया, तुमने मुझे मारा था ना, उसकी सजा है ये जो तुम्हारे माँ बाबूजी चुकाएंगे। विविधा नाराज सी उसे देखे जा रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विक्रम ऐसा भी सोच सकता है। वह उदास सी अपने माँ बाबूजी को देखने लगी, जो एक तरफ खड़े अपने साथ लाए पैसों का हिसाब लगा रहे थे। उनके चेहरे पर आई चिंता की लकीरों से साफ पता चल रहा था कि उनके पास फिलहाल रुपए कम पड़ रहे हैं, लेकिन दामाद के सामने वो कैसे खुद को शर्मिंदगी से बचाएं, यही सोच रहे थे। विविधा के साथ साथ विक्रम भी उनकी परेशानी को अब तक समझ चुका था, लेकिन वह उन लोगों की मदद की पेशकश करके उन्हें असहज नहीं करना चाहता था। अब सवाल ये था कि इस सिचुएशन से निकला कैसे जाए। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 30। विविधा के पेरेंट्स सोच ही रहे थे कि इस हालात से कैसे बचा जाए कि तभी उस ज्वेलरी शॉप के मालिक मिस्टर मनोज सोनी ने वहां मौजूद सभी कस्टमर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा और बोलने लगे, आज मेरी माता जी का जन्मदिन है, तो इस शुभ अवसर पर मैंने अपने ग्राहकों के लिए कुछ करने का सोचा है। आज हम लकी ड्रॉ करने वाले हैं। सुबह से जो कस्टमर्स यहाँ आए हैं, हमने वो सामने रखे बाउल में से एक स्लिप निकालने को कहा था। हर स्लिप में 1 से लेकर 50 में से कोई भी एक नंबर लिखा है। आप लोग भी जल्दी से एक स्लिप निकाल लीजिए और अपना नंबर देख लीजिए। खैर, अभी 41 ग्राहक ही आए हैं सुबह से, लेकिन अब शाम हो चली है तो शॉप बंद करने का वक्त हो गया है, इसलिए हम और ग्राहक के आने का इंतजार नहीं करेंगे। मैं अभी अपनी माता जी को फोन करके एक नंबर पूछूंगा। वो जो भी नंबर बोलेंगी वो लकी नंबर होगा, और जिस ग्राहक के पास वो नंबर होगा वो ही विजेता माना जाएगा। और अगर वो नंबर किसी ग्राहक के पास नहीं हुआ तो गेम यही बिना किसी विजेता के समाप्त हो जाएगा। इनाम के तौर पर हम जीतने वाले विजेता की गई खरीद के बिल का 40% कम कर देंगे, मतलब उसे सिर्फ 60% अमाउंट ही पे करना होगा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी ग्राहक खुश हो गए और आगे बढ़कर बाउल से कर दिया था। अब ब्रिजेश जी ने विक्रम की ओर देखा, तुम हमारे घर के नए सदस्य हो और तुम्हारे आते ही इस घर से पूरे लोगों की विदाई हो गई, तो बेटा मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए तुम्हें स्लिप उठा लो। विक्रम कुछ कहने को हुआ कि विविधा मुंह बनाते हुए बोली, अब तो हम जीतने से रहे। विक्रम ने विविधा को इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गया। उसने एक स्लिप निकाल ली और उसे खोल कर देखा। उसने अब स्लिप ब्रिजेश जी की तरफ बढ़ाते हुए थोड़ा तेज आवाज में कहा, 21 नंबर है आपका। ब्रिजेश जी ने वह स्लिप ले ली। छवि जी ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा कि 21 नंबर तो शगुन का होता है, क्या पता हम ही जीत जाए। विक्रम पीछे हट विविधा से थोड़ा दूर एक तरफ खड़ा हो उसे देखने लगा। विविधा बार बार आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाती, फिर नर्वस होकर मिस्टर सोनी की तरफ देखती। विविधा को ऐसे देख विक्रम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। फिर अगले ही पल वह एकदम गंभीर हो चला। मिस्टर सोनी ने अब अपनी माता जी को फोन किया और 1 से लेकर 50 में से कोई भी एक नंबर बोलने को कहा। अगले ही पल उनका जवाब सुनने के बाद उन्होंने फोन रखकर अपने कस्टमर्स की तरफ देखा और खुश होते हुए बोले, हमें हमारा लकी विनर मिल गया है। हमारी माता जी ने 21 नंबर बोला है। अगर यहाँ मौजूद किसी भी ग्राहक का नंबर 21 है तो सामने आ जाएं। मिस्टर सोनी की बात सुनकर विविधा के साथ साथ उसके पेरेंट्स आरुषि खुशी से झूम उठे। विक्रम विविधा के चेहरे पर उमड़ पड़ी खुशी को देख रहा था। ब्रिजेश जी आगे बढ़कर मिस्टर सोनी के पास जा पहुँचे और अपनी स्लिप उनके हाथ में थमा दी।
सभी ने उन्हें लकी ड्रॉ जीतने की बधाई दी और मिस्टर सोनी ने अपने कैशियर से उनका बिल 40% कम करने का बोल दिया। ब्रिजेश जी और छवि जी ऊपर वाले को मनी मन शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन्होंने उनकी लाज बचा ली। विविधा भी खुश थी कि माँ बाबूजी का कम से कम 40% पैसा तो बच गया। ब्रिजेश जी ने विक्रम की तरफ देख स्नेह भरी नजरों से देखते हुए कहा, ये सब तो मेरे दामाद जी की वजह से हुआ है। इनके हमारी जिंदगी में आते ही सब कुछ अच्छा होने लगा है। विक्रम बोला, ये तो सब आपकी नेक नियति का नतीजा है। मेरा इस सब में कोई योगदान नहीं। चलिए जल्दी से पेमेंट कर देते हैं, वरना शॉप बंद हो जाएगी। जब विविधा और उसके पेरेंट्स पेमेंट करने पहुंचे तो पाया कि उनका बिल 40% नहीं बल्कि 60% कम था। ब्रिजेश जी ने हैरानी से पूछा कि लकी ड्रॉ तो 40% डिस्काउंट का था ना? मिस्टर सोनी बोले, हाँ था, पर आप हमारे 1001वें कस्टमर हैं, तो 20% डिस्काउंट उसका आपको मिल रहा है। विविधा और उसके पेरेंट्स की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किस्मत उन पर एक साथ इतनी ज्यादा मेहरबान है। उन्होंने जल्दी से बिल पे किया और बातें करते हुए शॉप से बाहर निकल चल पड़े। आरुषि का हाथ विविधा अपने हाथ में थामे चल रही थी कि अचानक से उसे महसूस हुआ कि पीछे विक्रम नहीं है। वैसे भी उसे इतनी ज्यादा डिस्काउंट पर बहुत अजीब लग रहा था और अब विक्रम की गैर मौजूदगी ने उसके शक को पुख्ता कर दिया। वह आरुषि को माँ बाबूजी के साथ चलने को बोल खुद वापस शॉप की तरफ लौट चली। विक्रम वापस शॉप के अंदर आया और जल्दी से अपने क्रेडिट कार्ड से विविधा के पेरेंट्स की शॉपिंग बिल का 60% अमाउंट पे कर दिया और मिस्टर सोनी को थैंक्स बोलकर वापस बाहर की तरफ चल पड़ा। विविधा ने उसे क्रेडिट कार्ड यूज करते देख लिया था, जिससे वह सारा माजरा समझ गई। वह विक्रम के इस कदम से बहुत प्रभावित हुई कि किस तरह बड़ी ही होशियारी से उसने विविधा के पेरेंट्स की हेल्प भी कर दी और उनका स्वाभिमान भी बचाए रखा। विविधा को अपनी पसंद पर नाज होने लगा। वह जल्दी से वापस लौट पड़ी। विक्रम जब शॉप से बाहर निकला तो उसने विविधा को कुछ ही दूरी पर अकेले जाते देखा। अगले ही पल उसकी नजर 2-3 लड़कों पर पड़ी जो विविधा वाले रास्ते में ही खड़े थे और राह चलती लड़कियों को घूर रहे थे। विविधा का ध्यान उनकी ओर नहीं था। वह तो विक्रम को याद कर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती चली जा रही थी। विक्रम ने जल्दी से तेज कदम बढ़ाए और विविधा के पास जा पहुंचा। तुम मेरे साथ चलो। विविधा को विक्रम के इस तरह साथ चलने की बात की वजह नहीं पता थी। उसने बस विक्रम को तंग करने के लिए कहा, नहीं चलूंगी तुम्हारे साथ, मुझे पता है रास्ता और खुद चल सकती हूँ मैं। विक्रम कुछ कहता कि विविधा उसे वहीं छोड़ आगे बढ़ गई। विविधा थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि एक लफंगे ने जानबूझकर आगे बढ़ विविधा को हल्का सा धक्का दे दिया। विविधा गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है? अपनी माँ बहनों से भी ऐसे ही पेश आते हो क्या? वह लड़का विविधा से बहस करने लगा। हाँ तो थोड़ी सी टक्कर लग गई तो क्या हो गया? तुम कौन सी कांच की बनी हो जो इस धक्के से टूट गई? कुछ दूर आरुषि के साथ खड़े ब्रिजेश जी और छवि जी ने यह देखा तो उस ओर बढ़ चले कि तभी पीछे से विक्रम ने उस बदमिजाज लड़के को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोला, उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे इस थप्पड़ का बुरा नहीं मानोगे। एक थप्पड़ लग भी गया तो क्या हो गया? तुम भी भला कौन से कांच के बने हो जो एक थप्पड़ से टूट जाओगे? वह लड़का बौखलाते हुए विक्रम पर हमला करता। उससे पहले ही विक्रम ने एक हाथ से उसका हाथ रोक दूसरे हाथ से उसका कॉलर पकड़कर उठाकर सड़क पर फेंक दिया। यह देख वहाँ आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई और उस लड़के के दोस्त एक और चुपचाप खड़े हो गए। उन्हें एहसास हो चला था कि अभी दोस्त का साथ देने गए तो बहुत मार पड़ेगी। विविधा दंग सी विक्रम को देखने लगी थी। आरुषि खुश हो ताली बजाने लगी और ब्रिजेश जी छवि जी तो पहली बार विक्रम के गुस्से से तमतमाते चेहरे को देख रहे थे। ब्रिजेश जी धीरे से छवि जी से बोलते हैं, विक्रम को इतना गुस्सा भी आता है? छवि जी बोली, विविधा के मुंह से सुना तो था लेकिन अब देख भी लिया। विक्रम ने गुस्से से विविधा की ओर देखा और आगे बढ़ उसका हाथ मजबूती से थाम लिया।
उस लफंगे और वहाँ मौजूद भीड़ को ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो कि ये लड़की मेरी पत्नी है। अगर किसी में दम है तो हाथ लगाकर भी दिखा दे। आज उसे यही जमींदोज करके ही दम लूंगा। वह लफंगा उठकर वहाँ से भाग गया और देखते ही देखते भीड़ तितर बितर हो गई। विक्रम ने विविधा का हाथ इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि उसे दर्द हो रहा था। उसने विक्रम की पकड़ से अपने हाथ को आजाद करने की हल्की सी कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। विविधा ने अब चुप रहना ही बेहतर समझा। वह अपनी गलती पर शर्मिंदा थी। उसे विक्रम की बात माननी चाहिए थी। विक्रम विविधा को ले उसके पेरेंट्स के पास पहुंचा और अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश करते हुए बोला, चलिए मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ। ब्रजेश जी बोले, अरे नहीं बेटा, तुम क्यों खामखा परेशान हो रहे हो, हम चले जाएंगे। विक्रम बोला, इसमें परेशानी वाली बात क्या है, रास्ते में ही पड़ेगा, मैं छोड़ दूंगा आप लोगों को, चलिए। विविधा माँ के साथ आरुषि को लेकर गाड़ी में बैक सीट पर बैठ गई और ब्रजेश जी आगे विक्रम की साइड वाली सीट पर बैठ गए। विक्रम भले ही चुप था, लेकिन उसके गुस्से का अंदाजा उसकी रफ ड्राइविंग से पता चल रहा था। पूरे रास्ते सभी चुप रहे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। विविधा गाड़ी से बाहर देखते हुए अपनी बेवकूफी पर गुस्सा कर रही थी कि आखिर क्या जरूरत थी विक्रम को गुस्सा दिलाने की। पर उसे क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा। कहा तो वह विक्रम को महज तंग करना चाहती थी और कहाँ गुस्सा दिला बैठी। घर पहुँच छवि जी ब्रजेश जी अपना कुछ सामान ले तुरंत अंदर चले गए। आरुषि भी छवि जी के इशारे पर उनके पीछे चली गई। विविधा ने गाड़ी से उतरकर विक्रम की ओर इस उम्मीद से देखा कि वह उसे डांट लगाएगा, लेकिन विक्रम ने उसे कुछ नहीं कहा और बाकी सारा सामान ले घर के अंदर रखने चला गया। विविधा भी उसके पीछे हो चली। घर के अंदर विक्रम को ब्रजेश जी और छवि जी ने रुकने को कहा, लेकिन वह काम होने की बात बोलकर घर से बाहर निकल गया। ब्रजेश जी ने विविधा की तरफ देखा। नाराज कर दिया ना बेचारे को, अब जल्दी से जाकर मनाओ उसे और रात यहीं रुकने का बोलो। विविधा जल्दी से विक्रम के पीछे गई। वह गाड़ी में बैठने ही वाला था कि विविधा ने उसे पुकारा, विक्रम रुको तो। विक्रम ने पीछे मुड़कर उसे गुस्से में देखा। वह अब और काबू नहीं रख पाया खुद के गुस्से पर। तुम्हें मना किया था ना मैंने कि अकेले आगे मत बढ़ो, लेकिन तुमने रुकना जरूरी नहीं समझा। विविधा उसके पास सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सॉरी, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे वो लफंगे खड़े हैं। माँ बाबूजी का बड़ा मन है, उन्हें निराश नहीं करो। विक्रम ने एक पल को उसे घूरा, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से जाने को हुआ कि विविधा ने उसका हाथ पकड़ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और बड़े प्यार से बोली, विक्रम प्लीज चलो ना, वरना मुझे डांट पड़ेगी। और सच कहूँ तो मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा तुम्हारा ऐसे जाना। आज रात यहीं रुक जाओ ना। विक्रम ने विविधा के चेहरे को देखा, जो इस वक्त मासूमियत से भरा हुआ था। फिर उसने यह बात कही भी इतने प्यार से थी कि विक्रम के इनकार करने का तो सवाल ही नहीं बनता था। वह अपने हाथ को थामे विविधा के हाथों की तरफ देखने लगा। विविधा का ध्यान जब इस ओर गया तो उसने अपने हाथों को हटा लिया और 2 कदम पीछे हट गई। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और बोला, ऑफिस में बहुत काम है, मुझे खत्म करके आता हूँ। लौटने में लेट हो जाऊंगा, तो खाना खाकर ही आऊंगा। यह सुनते ही विविधा का मुरझाया चेहरा खिल उठा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। विविधा बड़ी बेसब्री से विक्रम का इंतजार कर रही थी। उसका ऑफिस 6 बजे बंद हो जाता था, लेकिन अब तो 8 बज रहे थे। वह अभी तक घर नहीं आया था। विविधा आरुषि और माँ बाबूजी के साथ जरूर हंस खेल रही थी, लेकिन दिल और दिमाग में बस विक्रम का ही इंतजार कर रही थी। वह बार बार सोचती कि विक्रम से फोन करके पूछे कि वह कहाँ रह गया है, लेकिन फिर सोचती कि विक्रम क्या सोचेगा। इसी तरह खुद से उलझते हुए विविधा को काफी देर हो गई। आखिरकार उसने विक्रम को कॉल कर ही दी। ऑफिस में अपने केबिन में बैठा विक्रम अपने अगले प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन बनाने में डूबा हुआ था।
और इस वक्त वह काम में इतना बिजी था कि उसे टाइम का भी होश नहीं था। कुछ ही देर में उसका फोन बजने लगा। विक्रम ने लैपटॉप की स्क्रीन पर ही नजर गड़ाए हुए कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ से विविधा की फिक्र भरी आवाज उसे सुनाई दी। 8 बज रहे हैं, कहाँ हो तुम? और कितना टाइम लगेगा? कोई दिक्कत है क्या? तुम ठीक तो हो ना? विविधा के एक साथ इतने सारे सवालों की बौछार सुनकर विक्रम मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वह जानता था कि विविधा की इस फिक्र की वजह क्या है। लेकिन उसने सधे लहजे में बेरुखी से कहा, 8 ही तो बजे हैं। ऐसा भी कौन सा पहाड़ टूट गया जो एक साथ इतने सारे सवाल कर डाले तुमने? बताया तो था कि खाना खाकर आऊंगा। तो इस बात का मतलब यही हुआ ना कि लेट हो जाऊंगा। विविधा को अब अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ कि विक्रम ने बोला तो था, लेकिन उसकी फिक्र में वह इतनी परेशान हो गई कि उसकी कही बात भी याद नहीं रही। उसे चुप देख विक्रम शरारत भरे लहजे में बोला, वैसे मेरी फिक्र तुम्हें कब से होने लगी? याद आ रही है मेरी। विविधा हड़बड़ा उठी, नहीं तो मुझे क्यों याद आएगी तुम्हारी? वह तो माँ बाबू जी बार बार जिद कर रहे थे कि बेटा पूछ ले विक्रम से कि कब तक आएगा, उसके साथ में थोड़ा समय गुजार लेते हम। विक्रम बोला, काम भी तो जरूरी है, फ्री होते ही आ जाऊंगा। और रही बात तुम्हारी माँ बाबू जी के साथ समय गुजारने की, तो कल कुछ घंटे मैं उनके साथ गुजार लूंगा। विविधा बोली, ठीक है। विक्रम बोला, अभी फोन रखता हूँ। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और विविधा की हरकत पर मुस्कुराते हुए वापस अपने काम में उलझ गया। विविधा को अब एकदम से याद आया कि वह तो विक्रम से खाना याद से खाने को कहना भूल ही गई। उसने एक बार फिर विक्रम को कॉल किया। विक्रम ने जब दोबारा फोन बजते हुए सुना तो उसे उठाकर देखा। विविधा, अब क्या कहना है इस नकचढ़ी लड़की को? उसने कॉल रिसीव की। अब क्या हो गया बीवी जी? विविधा विक्रम के खुद को बीवी जी कहने पर झेप सी गई। कुछ भी बोलते हो? क्या गलत बोला मैंने? कुछ नहीं। लगता है कुछ ज्यादा ही याद आ रही है मेरी। रुको मैं वापस घर आता हूँ। विविधा चौंकी। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो इसलिए फोन किया कि तुम्हें खाना का याद दिला दूं। ध्यान से खाना खा लेना। पता पड़ा कि काम में उलझे पड़े हो और खाना भूल गए। विक्रम बोला, इतनी फिक्र है मेरी। विविधा बोली, नहीं, मैं तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर तुम भूखे रह गए तो मेरा दिमाग खाओगे। विक्रम बोला, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो खाली है। उसे खाकर भला मुझे क्या फायदा होगा? विविधा नाराज सी बोली, तुमसे तो बात करनी बेकार है। उसने कॉल कट कर दी और खुद से बड़बड़ाई, ड्रैकुला कहीं का। सही पंचलाइन बनाई है मैंने इसके लिए। अकड़ की दुकान, विक्रम चौहान। पीछे आ खड़ी हुई आरुषि ने यह लाइन सुन ली और हंस पड़ी। विविधा ने उसे देखा तो वह भी हंसने लगी। अब तुम्हारे भाई है ही ऐसे, तो क्या किया जाए? विक्रम का फोन एक बार फिर बजने लगा। उसने बिना कॉलर की तरफ ध्यान दिए ही कॉल रिसीव की और लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, यार बार परेशान मत करो। जो भी कहना है एक ही बार में कह डालो। तभी दूसरी तरफ से काका के हंसने की आवाज आई। क्या बात है विक्रम बेटा, कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? मुझे बताओ, अभी क्लास लेता हूँ उसकी। विक्रम बोला, और कोई नहीं, आपकी बहू है। कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है उसे मेरी, इसलिए कुछ ही देर में 2 बार फोन कर चुकी है मुझे। कभी पूछती है कि कब आओगे, तो कभी पूछती है कि खाना याद से खा लेना। काका के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वैसे मैंने भी तुम्हें खाने का याद दिलाने के लिए ही फोन किया था, पर आज एहसास हो गया कि अब मेरी जिम्मेदारी कम होना शुरू हो रही है। मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए मेरी बेटी जैसी बहू जो आ गई है। अच्छा सुनो, वहाँ ससुराल में ज्यादा गुस्सा मत करना, वरना वो लोग क्या सोचेंगे कि मेरा बेटा कितना खड़ूस है। विक्रम बोला, सॉरी आप लेट हो गए। काका हैरानी से बोले, क्या मतलब? विक्रम ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया। काका बोले, बिल्कुल सही किया तुमने, पर अब और गुस्सा मत करना। नहीं करूँगा। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं।
विक्रम बोला, कल घर आकर बात करता हूँ आपसे। अभी थोड़ा सा काम भी बचा है तो खत्म कर लूँ। आप ख्याल रखिएगा अपना। काका बोले, तुम भी ख्याल रखना बेटा। रात के 10 बज चुके थे। विविधा बेचैन से अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि उसका विक्रम अभी तक नहीं आया था। तभी घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दी। विविधा ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे विक्रम आता हुआ दिखाई दिया। विविधा खुश हो कमरे के दरवाजे की तरफ भागी ताकि नीचे जाकर घर का दरवाजा खोल सके। फिर उसे याद आया कि विक्रम को सिर पर नहीं चढ़ाना है। उसे भी भला कौन सी उसकी फिक्र है, हर वक्त भाव खाता रहता है। इतने में उसे घर का दरवाजा खोलने की आवाज आई। छवि जी ने दरवाजा खोल दिया था। वह अभी तक सोई नहीं थी। विविधा को अब विक्रम के ऊपर आने की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसे में उसने जल्दी से लाइट ऑफ कर बिस्तर पर जा लेटी और आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी। विक्रम कमरे में आया तो विविधा को सोया हुआ देखा। थोड़ा उदास हो गया। ये लड़की भी अजीब है। पहले तो इतना नाटक कर रही थी कि कितनी फिक्र है, और अब देखो कैसे घोड़े बेचकर सो गई है। विक्रम को अंधेरे की वजह से वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने फोन की लाइट्स ऑन की और विविधा के पास जा खड़ा हो उसे देखने लगा। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और वापस लौट चेयर पर अपना बैग रख उसमें से लैपटॉप बाहर निकाल कर टेरेस पर रखी चेयर पर बैठ गया। पहले उसने सोचा तो था कि कमरे की लाइट्स ऑन कर ले, लेकिन फिर उसे याद आया कि विविधा को लाइट्स में नींद नहीं आती और वह भला अपनी बीवी को कैसे परेशान कर सकता था। विक्रम अपना लैपटॉप ओपन करके मेल्स चेक करने लगा। विविधा ने जब उसे बाहर जाते देखा तो चुपके से खुद भी खड़ी हो कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हो गई और अंधेरे का फायदा उठाते हुए कोने में खड़ी हो विक्रम को देखने लगी। विक्रम के चेहरे पर लैपटॉप की नीली रोशनी पड़ रही थी। भले ही वह थका हुआ लग रहा था, लेकिन विविधा को वह अब भी काफी स्मार्ट लग रहा था। विविधा मुस्कुराते हुए उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। वह उसमें कहीं खो सी गई थी। कुछ ही देर में विक्रम का काम खत्म हो गया। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और अंदर चलने को उठ खड़ा हुआ। विविधा एकदम से होश में आई और जल्दी से हड़बड़ाते हुए पीछे लौटने को हुई, लेकिन पास ही रखे मेज से टकरा कर गिर गई। मेज भी सामने ही गिर पड़ा। विविधा अपना पैर पकड़कर कराहने लगी। विक्रम ने जब वह आवाज सुनी तो जल्दी से कमरे की ओर बढ़ा। अंधेरे की वजह से वह सामने पड़े हुए उस मेज को नहीं देख पाया, जिससे उसका पैर मेज से टकरा गया और वह विविधा के पास ही गिर पड़ा। उसे गिरते देख विविधा अब अपनी तकलीफ भूल गई और विक्रम पर हंसने लगी। विक्रम जो कोहनी के बल गिर गया था उठ बैठा और कोहनी को सहलाने लगा। विविधा ने जब उसे ऐसे देखा तो उसकी हंसी बंद हो गई और जल्दी से विक्रम का हाथ पकड़कर कोहनी को सहलाते हुए कहा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? संभल कर नहीं चल सकते थे? विक्रम बोला, कमरे में इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब तुम सो ही नहीं रही थी तो लाइट क्यों ऑफ किया? विविधा को अब ध्यान आया कि वह तो सोने का नाटक कर रही थी। उसने बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, मैं सोने की कोशिश ही तो कर रही थी। विक्रम एकदम से बोला, इसका मतलब तुम सोई नहीं थी। विविधा हड़बड़ाहट में बोली, हर बात तुम्हें बताना जरूरी है क्या? विक्रम बोला, अच्छा, और तुम अंधेरे में यहाँ दरवाजे के पास क्या कर रही थी? विविधा बोली, वो मैं क्या? अब ये मत कहना कि तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है या फिर कोई दैवीय शक्ति तुम्हें यहाँ तक खींच लाई। विविधा बोली, चुप करो तुम महिषासुर। विक्रम खड़ा हुआ और कमरे की लाइट की लोकेशन विविधा से पूछकर ऑन कर ली। उसकी नजर विविधा पर पड़ी जिसके पैर में थोड़ा दर्द था। विक्रम ने उसे कुछ पूछे बिना ही उसे अपनी गोद में उठा लिया और बिस्तर पर लाकर लेटा दिया। विविधा उसकी इस हरकत से असहज हो गई। विक्रम ने कमरे में नजर दौड़ाई। कमरा तो अच्छे से सेट किया हुआ है, अब सो लिया जाए, बहुत थक गया हूँ मैं। विक्रम बिस्तर के दूसरी साइड आ गया और विविधा के बाजू में ही लेट गया। विविधा को जब यह बात महसूस हुई तो जल्दी से उठ बैठी। विक्रम ने करवट ले उसकी ओर देखा। क्या हुआ? सोना नहीं है? विविधा बोली, मैं यहाँ सो रही हूँ। फिर तुम यहाँ कैसे सो सकते हो?
विक्रम उठ बैठा। ओ, तो तुम्हें इस वक्त सीरियल खेलना है। विविधा चौंकी। सीरियल मतलब वो वो होती है ना कुछ हीरोइन सीरियलों वाली कि पति के साथ बिस्तर शेयर करने में नखरे दिखाती हैं। वैसा ही फितूर शायद तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। अरे पति हूँ तुम्हारा और यह बिस्तर डबल बेड भी है, तो यहाँ इतनी जगह है कि तुम और मैं आराम से सो सकते हैं। फिर फालतू की नौटंकी का क्या मतलब? इसलिए नाटक मत करो और चुपचाप सो जाओ। दिन भर आदमी मेहनत करे और तुम्हारी जैसी निष्ठुर बीवियां चाहती हैं कि वो रात को सुकून से सोए भी नहीं। सोचना भी मत कि मैं फर्श पर चादर बिछाकर सोऊंगा। इतना महान नहीं हूँ मैं, इसलिए चुपचाप वापस लेट जाओ और सो जाओ, वरना घर तो तुम्हारा है ही। जहाँ सोना चाहती हो वहाँ सो जाओ। विक्रम वापस लेट गया और आंखें बंद कर ली। विविधा सोच में पड़ गई। विक्रम ने आंखें खोलकर उसे सोच में डूबे हुए देखा तो उसका हाथ खींचकर जबरदस्ती बिस्तर पर लेटा लिया और उसका सिर अपने सीने पर रख लिया। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। फिर तुम तो गुड गर्ल हो ना अपने पेरेंट्स की, जो कभी भी उनसे कोई झूठ नहीं बोलती। आराम से सो जाओ। चलो। विविधा विक्रम की इस हरकत पर हैरान थी कि ये क्या कर रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। विक्रम की धड़कनें भी उसे कुछ अपने जैसी ही महसूस हो रही थी। विविधा चुपचाप आंखें बंद किए सोने का नाटक करने लगी ताकि विक्रम को लगे कि वो सो गई है और अपनी पकड़ ढीली कर दे, जिससे वो उससे दूर हट जाए। कुछ देर में विविधा को महसूस हुआ कि विक्रम की पकड़ सच में ढीली हो गई है। विविधा ने चुपके से सिर उठाकर विक्रम के चेहरे की ओर देखा तो पाया कि वह बड़े सुकून से सो रहा है। विविधा विक्रम से दूर हटने को हुई, लेकिन फिर मन नहीं माना। वह कुछ पलों तक विक्रम को प्यार से देखती रही। फिर आगे बढ़ उसके माथे को प्यार से चूमकर वापस से अपना सिर उसके सीने पर टिका लिया और आंखें बंद कर उनके घर के बाहर एक गाड़ी में बैठी कल्पना इत्मीनान से बैठी थी। शादी मुबारक हो विक्रम। लगता है तुम अपनी खुशियों के चक्कर में अपनी इस सौतेली माँ को भूल ही गए। ये तो गलत बात है ना, पर कोई बात नहीं, मैं तो यही हूँ तुम्हारी जायदाद हड़पने के लिए। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला